देखो आसान सा क्वेश्चन है, कर पाओगे क्या? चेक करो। कोई आंसर आया क्या बेटा? देखो जिनको अगर आइडिया नहीं है, ये पावर दिया हुआ है बेटा, ठीक है ना? तो जो पावर होता है वो यूनिट, जैसे यहाँ वॉट लिखा हुआ है, जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। हाँ, तो अगर आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो पावर इनटू टाइम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, पावर जो है अगर जूल पर सेकेंड या वॉट में दिया हुआ है और टाइम अगर सेकेंड में दिया हुआ है, तो ये जो एनर्जी है वो आपकी जूल्स में निकल आती है। मैं डिस्कस कर लूं क्या बेटा? अभी शुरुआत है, हो सकता है आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, तो एक दो मैं बता देता हूं, फिर प्रैक्टिस करने के लिए और दूंगा। वैसे नए क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस यही है कि अगर आप उसको अटेम्प्ट कर पाते हो, इसका मतलब यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर जेईई एडवांस्ड। थियरी आपको पढ़ा दी और न्यूमेरिकल आ गया। कुछ आया क्या बेटा? पद्मकांत, सी ऑप्शन या डी बोला? सी चेन्नई। हाँ, वेरी गुड बेटा। चलो देखो, बाकी लोग भी निकाल ही लेंगे, मेरे को यकीन है। अब इसमें देखो, उसने पावर दे दी है और कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 10 आवर्स बाय 60 वॉट सोडियम लैम्प। तो पहली चीज है, जब आपको उसने कहा है कि फोटॉन्स कितने एमिट होंगे, तो अपने को ये तो पता ही है ना कि अगर आपके पास टोटल एनर्जी इतनी है n टाइम्स hc बाय लैम्डा, तो ये n एक्चुअली नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ क्वांटम को रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये ही तो है नंबर ऑफ फोटॉन्स।
ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें एच सी वाई लैम्डा की जरूरत पड़ेगी, लैम्डा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा n इज इक्वल टू ई टोटल इंटू लैम्डा अपॉन एच सी, राइट, ये हो गया। अब यहां पर ई टोटल कितना दिया हुआ है, ये ई टोटल जैसे मैंने देखो ये फॉर्मूला भी आपको बता दिया था, तो यहां आप लिख सकते हो 60 वॉट दिया हुआ है और 10 इंटू, बिकॉज आवर्स में दिया है तो पहले मिनट्स में कन्वर्ट कर लो फिर सेकेंड्स में। ये हो गया तुम्हारा ई टोटल, और लैम्डा की वैल्यू देखो 5893 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, 10⁻⁻10 कर दो, सब एसआई यूनिट रख देते हैं हम लोग। और एच की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8। अभी मैं आपको ये सारी वैल्यूज रख के दिखा रहा हूं, थोड़ी देर में ही मैं आपको एचसी की वैल्यूज निकलवा दूंगा। फ्यूचर में क्विक मैनर में करने के लिए हम उस एचसी को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अपना कैलकुलेशन टाइम सेव कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी इसके बेसिस पे करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, सबसे पहला काम होता है बेटा पावर्स का, क्योंकि क्या होता है पावर में डिफरेंस यहां पर दिखाई देता है। तो आप जितनी भी 10 की पावर है उसको इकट्ठा करो और फिर चेक करो कि वो आपका नेट रिजल्ट पावर में कितना आ रहा है। जैसे यहां देखोगे तो ये एक 10 मिल रहा है, यहां से एक 10 मिल रहा है, यहां से एक 10 मिल रहा है, यहां से एक 10 मिल रहा है ना। और इसको भी अगर तुम चाहो तो 5.8 कर दो, और ये 10⁻⁻10 के बदले 10⁻⁻7 कर दो, राइट ना। ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हो। इसके अलावा ये 10⁻34 है, ये 10⁻8 है, ये कितना बचेगा बेटा, कितना, -26, 10⁻26 बचा। अब तुम अगर ये हटा करके ये हटा दो, कितना बचेगा, 26 - 7 कितना होता है, एम आई करेक्ट, चला गया क्योंकि ऊपर गया ना, पॉजिटिव हो गया वो, ये 10⁻90 हो गया। और 1 2 3 4 ये और बचा, 4 इसमें ऐड कर दिया, कितना हो गया, 23 पावर पहुंच गए। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ क्या 6 6 6 3 बार यहां पर 6 लिखा हुआ है, दिख रहा है, तो उसमें फिर से वो आएगा कितना, ये वैल्यू सॉल्व किया है बेटा कितना है, क्योंकि उसमें 10 की पावर और आएगी। तो तुम देख रहे हो यहां पर मैक्सिमम ही 24 दिया हुआ है, और हमारा 24 से ज्यादा आएगा ही, मतलब 24 तो आएगा ही आएगा, 23 तो यही दिख गया है आपको। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होगे, ठीक है। आप मतलब आप ज्यादा जल्दबाजी में करना है तो 6.6 है, इसको हल्का फुल्का आप 6 से कैंसिल कर दो, और दूसरा आपको दिख रहा है उसके हिसाब से एक पावर बढ़ा देंगे हम लोग। तो आंसर तो वैसे आप सी निकाल सकते हो, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने कर लिया होगा। इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आपको एचसी की वैल्यू बता देता हूं अलग अलग यूनिट्स में, और फिर उसको आप डायरेक्टली यूज करना क्वेश्चंस में। देखो बेटा सही है सब, हम्म, ये हटा दें, हम्म, हो गया ना। आप ऐसा लिखिएगा वैल्यूज ऑफ, या वैल्यू ऑफ एच सी, एच इंटू सी, एच सी इन डिफरेंट यूनिट्स, ऐसा करके लिख दो, तो फ्यूचर में हम इसको सीधे सीधे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि वेट अ मिनट, हाँ, जैसे कि मैं आपको
HC की वैल्यू देता हूं पहले। जूल H की वैल्यू, H क्या था बेटा? 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ये क्या था? जूल सेकेंड। करेक्ट? और जो C है वो है तुम्हारा मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू यहां पर जो मैं आपको दूंगा एग्जैक्ट वाला, क्योंकि हमको निकालना है 2.9979 इंटू 10⁸8, ये आएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सेकेंड कैंसिल, और यहां पर आपको जो यूनिट मिलने वाली है वो है जूल मीटर। क्या आप समझ पा रहे हो? अब आप इसमें देखो कि एक 34 है और एक 8 है, कितना बचेगा बेटा? ये 26 बचेगा ना, -26। लेकिन जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 19 समथिंग आ रहा है, यानी कि 19 को जब 1.9 करके लिखोगे तो एक और पावर कम हो जाएगी, 26 से वो 25 बचेगा। क्या बात समझ में आई? मैं आपको डायरेक्टली ये वैल्यू दे देता हूं, 1.9864 इंटू 10⁻⁻25 जूल मीटर। ये तुम फ्यूचर में डायरेक्टली यूज करना, प्रोवाइडेड एनर्जी जो आप रख रहे हो वहां पर वो जूल्स में हो, और जो भी लेंथ वाली चीजें जैसे वेवलेंथ हो गई तो वो मीटर में होनी चाहिए, है ना? वेवलेंथ आपकी मीटर में होनी चाहिए। अच्छा, एक और मैजिकल, आप इसको चाहो तो अप्रोक्सीमेटली 2 लिख दो, इससे आसान क्या होगा? क्या बात समझ में आई? वो कौन सा इतना क्लोज वैल्यू देने वाला है? 2 लिख दिया हमने, काम चल जाएगा अपना। 2 इंटू 10⁻⁻25 जूल मीटर। अब ये बताओ, अगर मुझे इसी को, ये जूल मीटर में निकाला है, इसी को मुझे जूल एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 1 मीटर कितने एंगस्ट्रॉम रख दोगे? 10⁻10। तो यहां पर 10⁻10 डाल दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻15 जूल एंगस्ट्रॉम। एम आई करेक्ट? क्योंकि एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ दी होती है। अब इसी को हम लोग चाहें तो जूल नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि नैनोमीटर में भी आपके वैल्यूज वेवलेंथ की दी होती हैं कई सारे क्वेश्चंस में। तो ये मीटर जो 10⁻10 हमने डाला था, नैनोमीटर लिखा होगा तो 10 कितना डाल दोगे? 9 डाल दोगे, 10⁹9। तो कितना बचेगा बेटा? क्लियर है? अच्छा, आप ये याद रखना बेटा कि ये जैसे ये हमने एसआई यूनिट निकाला है ना, उसी तरह सीजीएस सिस्टम में अगर हम बोले, सीजीएस सिस्टम में तो 1 जूल होता है 10⁻7 यूनिट होता है एनर्जी का अर्ग्स। सामने देखो, 10⁻7, 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग्स। तो बताओ ये जो एचसी का वैल्यू होगा वो इस यूनिट में कितना हो जाएगा? बोलो। 2 इंटू 10⁻⁻18। ऐसा यूनिट तुमने शायद ध्यान से देखा नहीं, मीटर को सेंटीमीटर करना होता है। नहीं समझे? हो गया हाँ, तो ये मिस्टेक्स हम करते हैं बेटा कई बार, इसलिए हम लोग पहले से इसकी प्रैक्टिस करके रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, आप एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे 1.9864 इंटू 10⁻⁻16, और ये हो जाएगा अर्ग्स सेंटीमीटर, या रफली 2 इंटू 10⁻⁻16 लिख दोगे। लिख लो बेटा इसको। कोई कंफ्यूजन? हाँ, इसको कॉपी कर लो बेटा। कॉपी हो गया तो हटा दें।
Should I remove that? Yes, sir. हाँ इधर ध्यान से देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी या इंपॉर्टेंट बोल दूं मैं, यूनिट है एनर्जी की। एनर्जी यूनिट ईवी करके लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम्हें ये ईवी मिलेगा, ठीक है। कहने के लिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। कन्वर्जन आप लिख सकते हैं यहां पर। लेकिन ये ईवी है क्या, कहां से आया है, तो हम यहां पर लिख देते हैं व्हाट इज ईवी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। तो ये अगर तुम्हें समझना है तो सबसे पहले तुमको वो रिकॉल करना पड़ेगा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जब हम लोग कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि ये जो वैक्यूम ट्यूब है, इसमें अगर हम 2 प्लेट्स लगा दें, इनको बैटरी से कनेक्ट कर दें ऐसे, और नेगेटिव जो पोल है उसकी जो प्लेट है उसको हम कैथोड नाम दे रहे हैं, इसको हमने एनोड नाम दे दिया, और एक चार्ज पार्टिकल है Q जो मूव कर रहा है कैथोड से एनोड पे, राइट। तो याद है मैंने तुमको समझाया था कि जो बैटरी होती है वो बेसिकली चार्ज पार्टिकल पे वर्क करती है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराती है, और जब वो यहां से यहां पूरा मूव करता है तो कितना वर्क डन जो बैटरी है वो चार्ज पार्टिकल पे करती है, उसको हम लोग लिखते हैं Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V। याद आ रहा है कुछ? And that work done on charged particle is actually converted into kinetic energy। तो वो यहां से यहां जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो जो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है वो QV के बराबर होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना ही हो सकता है, बीच में कोलिजन हो गया तो गड़बड़ होगा, नहीं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो इतनी गेन कर सकता है। ये डिस्कशन हम लोगों ने तब कर रखा था। अब मैं क्या करता हूं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं। मैंने चार्ज पार्टिकल क्या ले ली बेटा? इलेक्ट्रॉन ले लिया। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना वर्क हुआ? इलेक्ट्रॉन पे वर्क होगा ईवी। देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे वर्क क्या होगा बेटा? ईवी। अब ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस यही तो रखना था, बाकी वोल्ट तो वो तो एसआई यूनिट वाला पार्ट हो गया। तो ये एनर्जी है, इसलिए एसआई यूनिट को हम एक्सप्रेस कर देंगे जूल में, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्योंकि अच्छा इसमें एक चीज याद रखना, ये जो V है, ये V, ये 1 लेना है तभी आपका ये वैल्यू आएगा, नहीं तो V रखना पड़ेगा हमको यहाँ पर। ये 1 वोल्टेज का आपने पोटेंशियल डिफरेंस यहां क्रिएट किया। तो जो ईवी है, ये जो ईवी है, ये जो ईवी है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये ईवी हम लोग क्या बोल सकते हैं? ईवी बोल सकते हैं कि इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इट इज द वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन when it is accelerated, it is the work done on an electron when it is accelerated in a potential difference of how much volt? 1 volt। 1 volt। क्या थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही है बेटा? तो ये जो मैंने आपको बताया, इतना सारा डिस्कशन किया, वो इसलिए क्योंकि जो HC का वैल्यू है ना, जो HC का वैल्यू है
वो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। कवर हो गया, बस इतना काफी है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ये सब हटा दें बेटा, सो दैट हम वो वैल्यू निकाल पाए। चलो इसको हटा देते हैं। अब आप ध्यान से देखो, और मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल कर दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग रफ वे में ये जैसे चार्ज है तो हम चार्ज क्या याद रखते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, राइट ना। तो वहां पर उसके आगे की वैल्यू 1.602, ये सब थोड़ी ना याद रखते हैं। इसी तरह जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड करके रखते हैं। मैं एग्जैक्ट आपको निकाल कर दूंगा। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं HC का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर समझ लो, शायद इस पे देखते हैं पहले। तो HC का H का वैल्यू हम रख रहे हैं यहां पर, ये हम लोगों ने मेरे ख्याल से हम लोगों ने 1.9864 इंटू 10⁻⁻25 ये निकाल लिया है जूल मीटर में। देखो बड़ा सही है, वैल्यू लिखी है थोड़ी देर पहले जो निकाला था, है ना। अब अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, इसको डिवाइड कर दें 1.6 वाले उससे फैक्टर से ना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ से। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं 1.6 अरे यार इरेज करने का भी झंझट। हाँ आया, हाँ 1.9864 अपॉन यहां कर देते हैं 1.602176 इंटू 10⁻⁻19। आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, ये तो मैं केवल एग्जैक्ट वैल्यू के लिए कर रहा हूं। ये है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये करीब आता है 1.2398 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर आ गया। अगर मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो क्या हो जाएगा बेटा, 1.2398 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्यों, 10⁻6 मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 10 - 6 कितना होगा, 4। क्या सही है, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा अब तुम ध्यान से देखो, इसको अप्रोक्सीमेटली क्या हम ये नहीं लिख सकते 12400 लगभग, है ना, सॉल्विंग पर्पस के लिए। इतना लंबा कौन लिख कर रखेगा, तो 12400 ये क्या यूनिट आई इसकी HC की। और अगर नैनोमीटर में चाहिए तो क्या करेंगे, एक जीरो हटा दो। एम आई करेक्ट, ये आपने HC की वैल्यूज निकाली अलग अलग यूनिट्स में। ये स्पेशली जो लास्ट में हमने किया 12400 EV एंगस्ट्रॉम और 1240 EV नैनोमीटर, ये आप जरूर ध्यान रखना बेटा, कैलकुलेशन टाइम आपका बहुत सेव करेगा ये। चलो इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप अपने आप सोचो, ट्राई करो, मेरे ख्याल से क्वेश्चन कर लोगे अब तुम। चलो दिमाग लगाना, ठीक है, केवल फॉर्मूला मत लगाना।
Sir, D option. वेरी गुड, सबने कर लिया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये आपने आसानी से निकाल लिया। सबसे पहली चीज वो क्या कहता है बेटा कि बल्ब इज रेटेड एज 150 वॉट, यानी कि जो एनर्जी बल्ब एमिट कर रहा है, जो आपका बल्ब आपने ले रखा है, वो एनर्जी कितनी एमिट कर रहा है बेटा 150 जूल पर सेकेंड। लेकिन पॉइंट ये है कि इसमें से केवल 8% जो एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में, यानी फोटॉन्स के फॉर्म में। तो टोटल जो एनर्जी है फोटॉन्स की वो कितनी है 8% ऑफ 150 कितना होता है, इज इट करेक्ट? हाँ, तो बस अब आप 12 जूल इज इक्वल टू एन टाइम्स एच सी बाई लैम्डा कर दो, और एन की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू लैम्डा अपॉन एच सी। लैम्डा दिया है तुम्हारा एंगस्ट्रॉम में और एनर्जी है जूल में। याद है मैंने कुछ बताया था? Yes. कितना कुछ क्या बताया था बेटा, यहाँ पर कुछ तो वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻15 थी क्या? Yes. हाँ, तो बस इसको सॉल्व करो, मेरे ख्याल से काम हो जाएगा, राइट ना? Yes. हाँ, तो डी मैच कर जाता है। इसको हटा दें बेटा, तुम लोगों ने तो सब कुछ अपने आप कर लिया था। अच्छा, क्वेश्चन नहीं कॉपी किया, ओके सॉरी। न्यूमेरिकल्स बड़े आसानी से आप लोग कर लोगे बेटा। थियरी थोड़ा सा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, उसकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो इतनी ज्यादा एग्जाम में नहीं आती हैं, फिर भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अच्छी रैंक के लिए जाते हो तो आपको फिर सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा बेटा। आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, वो तो आपको आना ही है जो बाकी सब कर रहे हैं, और आपको वो भी पढ़ के जाना है जो शायद बाकी लोग नहीं पढ़ कर जा रहे हैं। आप अगर लकी हुए तो वो पार्ट आएगा, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे और आप कर पाओगे। आप जाओगे आईआईटी बॉम्बे और बाकी लोग आईआईटी तिरुपति। आईआईटी तिरुपति खराब नहीं है, लेकिन चलो हटाते हैं। चलो इसको निकालो बेटा आंसर। सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चन दिया है मैंने, दिमाग लगाओ।
निकाल लिया बेटा? चलो, आसान क्वेश्चन है, वैसे डिस्कशन इसका कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज वो क्या कहता है कि जो एब्जॉर्ब वाली लाइट का वेवलेंथ है वो 4500 एंगस्ट्रॉम है, और फ्लोरेसेंस लिखा हुआ है यानी एमिटेड वाले का 5000 है। Assuming that under given conditions 50% of absorbed energy is re-emitted। आप याद रखना, अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना। वो कहता है 50% of absorbed energy is re-emitted as fluorescence। Calculate the ratio to the number of quanta emitted and absorbed। emitted लिखा है ना ये, हाँ, इसको नीचे कर देते हैं। हाँ, तो आप ये देखो कि सबसे पहले आप ई जो टोटल है वो जो एब्जॉर्ब्ड है वो आप लिखोगे इन जो नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड हैं इनटू HC बाई लैम्डा, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे ई टोटल एमिटेड, दैट इज एन नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एमिटेड है इनटू HC बाय लैम्डा, हाउ मच, 5000। यही है। अब क्या दिया हुआ है बेटा, कौन किसका 8%, कौन किसका 50% दिया हुआ है? हाँ, तो आप क्या लिख दोगे, एन एमिटेड इंटू HC बाई 5000 is equal to 50 by 100 into N absorbed into HC by 4500। यहां से सीधे सीधे ये HC कैंसिल हो गया, और यहां से आपको निकालना रेशियो एमिटेड एब्जॉर्ब्ड का ना, तो ये हो जाएगा एमिटेड अपॉन एब्जॉर्ब्ड अपॉन एन एब्जॉर्ब्ड, कितना आएगा ये वैल्यू, बोलो। 5000 अपॉन 4500 इंटू कितना है ये, 1/2 है ना। हाँ, कोई डिफिकल्टी बेटा? कितना निकाला है तुम लोगों ने इसको? हाँ, 0.56 लिख लेना बेटा।
0.555 या 0.56 लिख लो। हो गया, इसको हटा दें। स्पीड बढ़ाओ बेटा। हो गया। ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ये समझ लो कि जो आपको पढ़ाया गया है उससे थोड़ा सा अलग स्टाइल में क्वेश्चन फ्रेम्ड है, डायरेक्ट नहीं है। अभी तक तुम लोग क्या कर रहे थे, बस फॉर्मूला लगाए जा रहे थे, HC बाई लैम्डा कर रहे थे, लैम्डा डाल रहे थे, इधर से उधर बस सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। इसमें दिमाग भी लगाना है फॉर्मूला के अलावा। पहला पार्ट तो देखो हो जाएगा, दूसरे पार्ट में आपको अच्छा खासा सोचना पड़ेगा।
पहला पार्ट देखो तुम लोगों ने निकाल लिया, 1 सेकेंड में इतने फोटॉन्स एमिट होंगे। ये तो पहला पार्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा था, हमने पहले किए हैं। अभी ये लिखा है ना पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है, हाँ ध्यान से देखना। चलो इसका डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है और मुझे अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी डिस्कशन करना है। देखो थोड़ा सा टफ पड़ रहा होगा आपको, फोर्स एक्सर्टेड बोला है। अब फोर्स का इन सबसे क्या लेना देना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग ही नहीं चल रहा है, पागल बना रखा है। देते कुछ और है, पूछ रहे हैं फोर्स। अरे भाई मास दे दो, एक्सेलरेशन दे दो, निकाल देंगे फोर्स। कुछ भी दे देते हैं। तो ध्यान से देखो कि जो फोर्स होता है, अगर आप 9th-10th में रिकॉल करें तो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद आ रहा है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं, याद रखना। मोमेंटम को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं हम क्या किसी तरह? तो जो फोटॉन होता है ना, फोटॉन को हम लोग मासलेस पार्टिकल कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर इमेजिन कर लें, एज्यूम कर लें मास m है, तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी और मास में जो रिलेशन होता है, आइंस्टाइन इक्वेशन E=mc² लिख सकते हैं। बिकॉज हमको मास दिखाना नहीं है, क्योंकि मासलेस पार्टिकल है, तो हम मास के बदले मोमेंटम में डील कर रहे हैं, तो हम इसको लिख देंगे mc/c एंड दैट पार्ट इज एक्चुअली मोमेंटम। इसको आप p से रिप्रेजेंट कर दो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी E/c। ये p की वैल्यू आ गई E/c। अगर आप चाहो तो E की वैल्यू hc/λ लिख दो, और यहां पर आ जाएगा h/λ। c और c कैंसिल हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया बेटा? ये है। अब आप ध्यान से देखो तो वो ये कह रहा है कि जो सारे के सारे आपने फोटॉन्स डाले वो परफेक्टली एब्जॉर्ब हो गए। तो बिकॉज हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो फोटॉन्स ये मोमेंटम कैरी करते हैं, तो जैसे ही ये सारे फोटॉन्स अंदर गए सरफेस में, वो जो जहां एब्जॉर्प्शन हुआ वहां मोमेंटम चेंज हुआ उसका। ठीक है ना? सबसे पहले तो आप मोमेंटम टोटल निकाल कर देखें तो ये वैसे तो इससे निकाल सकते हैं हम लोग सीधे सीधे, जो है टोटल यहां पर ई टोटल हो जाएगा अपॉन सी, या इसके बेसिस पे जाएंगे तो n टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहां पर वैसे n आपने निकाल रखा है, लेकिन इससे भी काम चल जाएगा। ई टोटल कितना है बेटा? 10 जूल पर सेकेंड। ठीक है ना? 10 जूल पर सेकेंड अपॉन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा? 3.33 × 10⁻⁻8। 3.33 × 10⁻⁻8। क्या ये समझ में आया बेटा? ये टोटल मोमेंटम है बेटा सारे फोटॉन्स का। ठीक है? सारे फोटॉन्स का। आप यूनिट्स देख लो, यहां पर यूनिट्स अगर देखोगे, बिकॉज ये मोमेंटम की बात करें तो मेरे ख्याल से न्यूटन सेकेंड, एम आई करेक्ट? अब ये बिकॉज हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो फोटॉन्स हैं वो दे आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस। ठीक है ना? तो वी कैन से कि दिस मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू द सरफेस, राइट ना? पर सेकेंड इतना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है।
जो 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 किसको, सरफेस को, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा, यही हो जाएगा 3.33 इंटू 10⁻⁻8, राइट ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, पर सेकेंड बात कर रहे हैं ना, यही लिख देंगे 3.33 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। क्या समझ में आया थोड़ा बहुत? तो ये थोड़ा सा अलग सा दिमाग लगाना था, तो फिर भी आप इसको कॉपी करके रख लो बेटा। रिमूव करते हैं बेटा इसको। हटा दें बेटा, पद्मकांत कॉपी कर लिया। चलो नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा बेटा, दैट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। विल टॉक अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, यूजिंग क्वांटम थियरी। चलो हेडिंग डाल देना बेटा, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थियरी। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जितने भी हमने उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन क्विक मैनर में लिखे, वो अब मैं इसमें दिखाऊंगा आपको अच्छे ढंग से। देखो ये एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन साहब ने दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन था करीब 1905 के आसपास दिया। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बेसिकली प्लैंक्स क्वांटम थियरी को यूज किया। कैसे किया वो देखिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो रेडिएशन आपको दिख रही है ना, बिकॉज ये फोटोन के फॉर्म में स्ट्राइक कर रही है, तो मान लीजिए कि जो रेडिएशन जो फोटोन है वो एचन्यू एनर्जी कैरी करते हुए किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है, ठीक है ना।
तो जो फोटोन जब स्ट्राइक करेगा वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरा, तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उसने किसको ट्रांसफर कर दी? उस इलेक्ट्रॉन को। बिकॉज अब डिस्क्रीट वे में जो है वो लाइट आ रही है ना, तो फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही, क्वांटम के फॉर्म में आ रही, तो एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी दे दी। ठीक है, एक फोटोन ने अपनी सारी एनर्जी किसको दे दी? इलेक्ट्रॉन को। लेकिन इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक यानी इजेक्ट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी, उसको हम लोगों ने यहां पर नाम दे दिया बेटा वर्क फंक्शन। क्या नाम दिया? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। भाई ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन एकदम तैयार बैठे हैं कि तुम आओ और हमें हमें ले जाओ यहां से, हम जो है यहाँ परेशान है, जिंदगी हमारी खराब हो रही है, ऐसा तो है नहीं। अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका मेटल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। ऐसा थोड़ी चॉकलेट देके कोई तुमको लेके चला जाएगा, चलो हमारे घर चलो, ऐसा नहीं है। मम्मी पापा से प्यार करते हैं, ऐसा थोड़ी ना भगा ले जाएगा कोई। हाँ, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम लोग ये बोल सकते हैं। सो if you want electron to be ejected out, you need to supply some amount of energy, right ना। तो उसी एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिससे वो फोर्स ब्रेक हो और इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आए, उसको हमने वर्क फंक्शन नाम दिया। केमिस्ट्री में ज्यादातर W लिखते हैं, फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो इसको, जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो फाई लिखते हैं। तो हमें W और फाई के चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमें कॉन्सेप्ट देखना है। तो आपने HNu का फोटोन ड्रॉप किया इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी खा गया सरफेस तक आने में, बाकी एनर्जी जो बच गई वो इलेक्ट्रॉन को किस फॉर्म में मिल गई? काइनेटिक एनर्जी, कि जाओ अपनी जिंदगी ऐश कर लो। तुमने ध्यान से देखा, मैंने यहां लिखा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इससे ज्यादा एनर्जी उसके पास नहीं है। एक तो उसके बाद वो एनर्जी लूज करेगा, तो दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फिर ये मानकर चलें किसी और फॉर्म में कोई लॉस नहीं हो रहा है, जितनी एनर्जी थी वो पूरी की पूरी तुमने इलेक्ट्रॉन को दी, W उसने एनर्जी खत्म कर दी सरफेस तक आने में, जो बाकी एनर्जी बच गई उसको हमने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी बात समझ में आई? बस इतनी छोटी सी चीज उन्होंने इतने आसान तरीके से बता दी, जिसको ये आता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे जो ऑब्जर्वेशन है उनका एक्सप्लेनेशन आता है। आप इस इक्वेशन को अलग अलग वेज में लिख सकते हो, जैसे आप चाहो तो इसको लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू HNu माइनस, यहां पर लिख सकते हैं HNu नॉट। ये न्यू नॉट क्या है भाई? जो मिनिमम वर्क, मान लीजिए कि आपने ऐसा फोटोन डाला जिससे बस वो सरफेस तक आ पाया, तो उस टाइम पे जो एनर्जी आपने डाली फोटोन के फॉर्म में, मान लो वो HNu नॉट है, ये एनर्जी मिनिमम आपने डाली, जितनी चाहिए थी बस उतनी ही डाली। तो ये जो न्यू नॉट यहां पर है ना, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे कम फ्रीक्वेंसी का अगर तुमने डाल दिया इसमें इलेक्ट्रॉन, जो इससे कम फ्रीक्वेंसी का अगर आपने फोटोन इसमें ड्रॉप किया तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, वो भी मैं लिखा दूंगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, that is the minimum frequency below which, the frequency below which there is no ejection of photoelectrons। क्या थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही हैं? हाँ, मैं दोबारा बता देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमने वर्क फंक्शन के लिए क्या बोला बेटा, कि दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपना कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मेटल के साथ होगा ही, उसको ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होगी। उतनी मिनिमम एनर्जी दे दी कि बस वो सरफेस पे आ गया, उसके बाद उसके पास कोई एनर्जी नहीं बची। ठीक, तो वो जो मिनिमम एनर्जी उसको वर्क फंक्शन नाम दिया। अब वो वर्क फंक्शन तुम किस फॉर्म में दे रहे हो? फोटोन के फॉर्म में दे रहे हो। मान लो उस टाइम पे फोटोन की एनर्जी HNu नॉट है, जिसको आपने W के बराबर कर दिया। तो अगर ये मिनिमम है, ये मिनिमम एनर्जी है, तो ये भी तो मिनिमम ही होगा ना। तो न्यू नॉट वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे इजेक्शन शुरू होता है। उसके नीचे अगर फ्रीक्वेंसी रख दोगे तो इजेक्शन होगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन का।
तो ऐसी फ्रीक्वेंसी फोटोन की जो रिक्वायर्ड है फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या समझ में आई थोड़ी बहुत बात? ठीक है, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। मैं अभी सारे टर्म्स लिखा देता हूं आपको। ये हो गया। अब इसको हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट। क्या बात समझ में आ रही है? भाई न्यू को तुमने सी वाई लैम्डा ही तो लिख दिया, और कुछ थोड़ी ना तूफान मचा दिया। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स को क्या लिख सकते हो? हाफ एम वी स्क्वायर, यहां पर ऐसा। तो डिफरेंट वेज हैं, आप इसको बस चाहे जितनी फॉर्म्स में लिख दो, है ना, अलग अलग आपने तरीके बना दिए। तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन बनाई। अब एक एक करके हम पॉइंट लिख देते हैं। आपने वो तो लिख ही लिया था बेटा, डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है ना? अब आप लिखिए, एक नोट करके लिखो, अपने आप वर्क फंक्शन तक पहुंच जाएंगे। एक नोट करके लिखिए बेटा, नोट। Electrons in metal are held by some force of attraction. Electrons in metal are held by some force of attraction. To overcome this force, certain minimum amount of energy is required. Certain minimum amount of energy is required. This we call as photoelectric work function. Photoelectric work function. If the photon which carries this minimum energy, a photon which carries energy equal to this work function, ऐसा करके लिखो। If a photon carries energy equal to work function, if the photon carries energy equal to work function, it will be capable of ejecting electron from the surface. It will be capable of ejecting electron from the surface of the metal. यहां तक लिख लिया? फिर ये लिख दो बेटा, W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ठीक है, और W के लिए लिख देना, सिंस दिस इज मिनिमम एनर्जी, न्यू नॉट विल बी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। W मिनिमम है तो न्यू भी तो मिनिमम कहा जाएगा ना। न्यू नॉट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, that we call as threshold frequency. That we call as threshold frequency. Below which there is no ejection of electron. Below which यानी इससे कम फ्रीक्वेंसी का अगर फोटोन आप डालोगे तो कोई इजेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। Below which there is no ejection of electron. इतना सबने लिख लिया बेटा?
फिर आगे लिखो बेटा, if a radiation 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 of energy greater than work function greater than work function strikes the metal surface Sir, please repeat. if a radiation या फिर लिख दो if a photon of energy greater than work function, ब्रैकेट में लिख देना h nu greater than w, ये सामने मैंने लिख दिया है. if a photon of energy greater than work function strikes the metal surface, collides with the metal surface, strikes the metal surface, लिखा इतना, strikes the metal surface, then W energy will be consumed for ejection of electron. W energy will be consumed for ejection of electron, यानी for removal, for separation, कैसा भी लिख दो, separation of electron from metal. W energy will be consumed for separation of electron from metal, and remaining energy will be imparted remaining energy will be imparted will be given to ejected electron as kinetic energy. Will be given to electron as kinetic energy. लिख लिया बेटा इतना. अब आप ये फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स लिख दो ऑफ इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. Different forms of equations of photoelectric effect. उधर ध्यान मत दो बेटा, इधर ध्यान दो. सब अपने अपने काम कर रहे हैं. कॉपी हो गया? वेरी गुड बेटा. देखो ये तुमको अब चीजें समझ में आ गई. मेन चीज समझ में, ये देखो वर्क फंक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया. वर्क फंक्शन जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब सीजियम का वैल्यू काफी कम होता है, 1.9 के आसपास होता है. तो ये डिफरेंट मेटल्स का वर्क फंक्शन है. ये आपको कोई रट्टा नहीं मार रहा है, मैं ऐसे ही लिख के दे दिया. शो ऑफ है यहाँ, ये और ज्यादा नहीं है. ठीक है, ये केवल शो ऑफ है. ये तुम्हें दिया होगा क्वेश्चंस में बेटा, वो नहीं रटना है. अब आते हैं ऑब्जर्वेशंस का एक्सप्लेनेशन, जो उस टाइम पे जल्दबाजी में हम लोगों ने कर लिया. ऐसे ही एक्सप्लेनेशन नहीं, मतलब ऑब्जर्वेशन देखा. अब हम उनका डिस्कशन करेंगे. यहां देखो सामने क्या लिखा हुआ है. कहता है कि फॉर अ पर्टिकुलर मेटल देयर एग्जिस्ट अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सच दैट एट फ्रीक्वेंसी बिलो थ्रेशोल्ड देयर नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड नो मैटर. ध्यान से देखो क्या लिखा है. हाउ लार्ज द इंटेंसिटी इज
और हाउ लॉन्ग द इरेडिएशन अकर्स, चाहे जितना ज्यादा इंटेंसिटी का आप लाइट डाल दो या चाहे जितनी भी देर तक आप रेडिएशन डाल दो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा अगर वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम वाला फोटोन डाल रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। आपने अभी अभी ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया है, लेकिन अगर इसको ग्राफिकली देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको वाई एक्सिस मान लूं और न्यू को एक्स एक्सिस मान लूं, तो क्या बेटा तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है क्या? है ना, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस लेते हैं, और ये आपका, और ये स्लोप को इंडिकेट करता है ना, tan थीटा, और ये इंटरसेप्ट होता है। ये थोड़े थोड़े टर्म्स पता है ना, इंटरसेप्ट। तो यहां पर ये जो होता है ये स्लोप होता है, और ये होता है इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस में जो कट करेगा वो लाइन। अब तुम इसको देखो, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस न्यू का फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो अब इसमें ध्यान से देखने से पता चला कि ये y है, ये x है, और इंटरसेप्ट निगेटिव है। दिख रहा है क्या? देखो, इंटरसेप्ट निगेटिव है, यानी लाइन कहीं यहां कट करेगी आके, यहां से चल रही है, यहां से चल रही है लाइन ये, और फिर ये ऐसे स्ट्रेट बना दिया मैंने। इंटरसेप्ट निगेटिव का मतलब क्या है? इंटरसेप्ट निगेटिव का मतलब है कि भाई इसके नीचे, अगर इससे पीछे की अगर कोई वेव ये रेडिएशन है, इससे कम की फ्रीक्वेंसी आपने ली, तो इजेक्शन हो ही नहीं रहा है। काइनेटिक एनर्जी कहां से मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को? क्या मेरी बात समझ में आई? पहले वो मेटल से बाहर तो हो, सेपरेट तो, तब उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। सेपरेशन वाली एनर्जी तुमने नहीं दी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर का आकर के उसके पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आ जाएगा? तो ये एक स्पेशल इंपॉर्टेंट ग्राफ हो गया। आप चाहो तो ये वैल्यू यहां दिखा सकते हो, वो लिखी हुई सामने, माइनस एच न्यू नॉट, या इसको बोल सकते हो W। क्लियर है? पहले आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के वो सरफेस पे पहुंचा, फिर काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। थोड़ी बहुत बात समझ में आई? आपको हो सकता है कि वो ऐसा ग्राफ दे दे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस 1/λ। तो एक्चुअली दोनों ग्राफ सेम ही होंगे, क्योंकि न्यू और 1/λ वो तो डायरेक्टली हो गए ना, तो ये भी ऐसा ही चलेगा। यहां पर केवल आप लिख देंगे 1/λ नॉट, न्यू नॉट के बदले क्या लिख देंगे? 1/λ। इसको नोट कर लो बेटा। तो हमने तो क्लियरली समझ लिया ना कि अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से बड़ी होगी, न्यू नॉट से बड़ी होगी तभी इजेक्शन होगा। आप ज्यादा टाइम के लिए डाल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और आप ज्यादा इंटेंसिटी यानी खूब सारे फोटॉन्स डाल दो, खूब सारे फोटॉन्स डाल दो, खूब सारे फोटॉन्स डाल दो, तो भी अगर फोटोन केपेबल ही नहीं है, अगर फोटोन केपेबल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए, तो फिर इजेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन तो डालना ही पड़ेगा। जबकि वेव थियरी क्या कह रही थी? वेव थियरी कह रही थी ऐसा है, थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए डाल दो, है ना, थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए, तो थोड़े टाइम बाद उसके पास एनर्जी आ जाएगी और वो इजेक्ट हो जाएगा। जबकि फैक्ट क्या है? कोई इजेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो अगर वेव थियरी की माने तो इजेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई अगर लगातार आप डालते रहोगे उसमें एनर्जी, तो थोड़े टाइम बाद एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंटली मिल जानी चाहिए और वो इजेक्ट हो जाना चाहिए। बट ऐसा हुआ ही नहीं, तो कौन फेल हुआ? थियरी फेल हुई, फैक्ट फेल नहीं होता।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बेटा कई बार कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सडनली इंजेक्शन रुक जाएगा। लिखने का स्पीड बढ़ा लो बेटा। प्रशांत हो गया बेटा? चलो दूसरा वाला देखो फैक्ट, आप लिख सकते हो साथ साथ इसको पैरेलली, लिखने में कुछ नहीं जाता। कहता मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? यहां इंटेंसिटी का मतलब होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यहां मतलब होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब मान लीजिए कि आपके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये आपने इसमें फोटोन स्ट्राइक कराया, फोटोन स्ट्राइक कराया, फोटोन स्ट्राइक कराया, फोटोन स्ट्राइक कराया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, 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 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। प्रोवाइडेड आपने इस बात का ध्यान रखा है कि न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, ठीक है। तो भाई इंटेंसिटी बढ़ा देने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, पहले मान लीजिए आपने 3 फोटॉन्स ड्रॉप किए, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, तो अब आपने 6 फोटॉन्स ड्रॉप किए, 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एच न्यू माइनस डब्ल्यू है। ये बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स बढ़ेगी, न्यू बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स बढ़ेगी। यानी कि जो इंडिविजुअल फोटोन है उसकी आप जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, इंडिविजुअल फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। याद रखना, इंडिविजुअल फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स बढ़ेगा। ये आपको इक्वेशन से समझ में आ रहा है। इंटेंसिटी बढ़ाने से न्यू नहीं बदल रहा है। आपने मान लीजिए कि यहां पर जो है ऐसा फोटोन रखा है जिसकी इंटेंसिटी, जिसकी जो न्यू है वो न्यू नॉट से कम है, तो आप 10 क्या 50 क्या 1 लाख भी फोटोन ड्रॉप कर दोगे, एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने हर फोटोन की न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट रखी है, तो जो फोटॉन्स आप ड्रॉप करोगे हर फोटोन कैपेबल है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने में, ठीक है। अब न्यू बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि W तो फिक्स्ड है, उसके अलावा बाकी सारी एनर्जी किस फॉर्म में मिल गई? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कोई चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स अनचेंज्ड लिखेंगे, अनचेंज्ड विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नोट कर लो, कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना बेटा। ये फ्लाइट नहीं है, ऑफ लाइट है। हाँ,
हो जाए तो बता देना बेटा। हाँ, हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। चलो अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट। ये मैंने अभी अभी आपको समझा दिया। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है बेटा? इंटेंसिटी पे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पे अभी मैंने समझा दिया, तो जस्ट पॉइंट कॉपी कर लो। डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी आप मान लीजिए 4 फोटॉन्स ड्रॉप करते हो, चाहे फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी दो तब भी फोटॉन्स तो 4 ही रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी उसके अकॉर्डिंगली इजेक्ट होंगे। अगर आप चाहो तो ये ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी सेकेंड पॉइंट के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी रखोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। कॉपी कर लिया बेटा? चलो, सो हमने ऑब्जर्वेशंस का डिस्कशन कर लिया। आप देखो वापस, मैंने तुमको बोला था ना कि ये पिक्चर की जरूरत पड़ेगी। देखो अब इसमें बेसिकली जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि हमें पता कैसे चलता है भाई कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, तो मैंने आपको बोला ना कि एक सिस्टम हम प्रिपेयर करते हैं। इसमें एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं जिसमें 2 प्लेट्स होती हैं। एक मेटल प्लेट जिसमें हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं, फोटोन यहाँ पर स्ट्राइक करेगा मेटल सरफेस से, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। फिर एक दूसरा मेटल प्लेट होता है जिसको आप कलेक्टर बोल सकते हो, जिसको आप कलेक्टर बोल सकते हो, रिसीवर बोल सकते हो, डिटेक्टर बोल सकते हो। जैसे ही वो इस पे स्ट्राइक करेगा, एमीटर पे आपको करंट दिखाई देगी जिसको आप नाम देते हो बेटा फोटो करंट। फोटो करंट, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी करंट, फोटो करंट बढ़ जाएगी, है ना। नंबर ऑफ जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही एक्चुअली आपको फोटो करंट दे रहा है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, लेकिन ये मानकर चल रहे हैं कि भाई फोटो करंट बढ़ जाएगी उसके अकॉर्डिंगली। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? अब आप देखो इंटरेस्टिंग पार्ट, ये आपका 2 मेटल प्लेट था, यहां पर आपने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी बेटा। क्या कर दिया आपने? बैटरी कनेक्ट कर दी। अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है ये कि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे, है ना। रिसीवर जो है, कलेक्टर है, उसने इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किया और आपको फोटो करंट दिखा दी मीटर में। अब ने यहां से मीटर अभी के लिए हटा दिया है, ठीक। अब होता क्या है कि थोड़े टाइम बाद आप देखोगे तो थोड़े टाइम में तुरंत ही आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपको ये यहां पर जो दिखाई दे रहा ना एरिया, यहां पर निगेटिव चार्ज आ गया। बात मेरी समझ में आई क्या?
अब ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहां के जो फ्रेश इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे उनको रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां जाना तो चाहता है लेकिन उसकी एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं ये जो रिपल्शन यहां के इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होंगे कुछ की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अब जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो तो यहां पहुंच जाएंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो यहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो यानी कि जो करंट है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आई? है ना? तो तुमने क्या किया, एक सपोर्ट सिस्टम लगाया। तुमने क्या किया, सपोर्ट सिस्टम लगाया। ये जो दिख रहा है तुमको यहां पर, ये जो प्लेट है जिसको आपने कलेक्टर प्लेट बोला, इसको कर दिया आपने पॉजिटिव। कलेक्टर प्लेट को क्या कर दिया? पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया। अब ये क्या करेगा? वो बेचारे गिरते मरते इलेक्ट्रॉन्स थे उनको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी उनको एनर्जी मिल रही है किससे? इससे। क्या बात समझ में आ रही है? इतना ज्यादा नहीं लगा दिया कि इसने इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दिया। ना, वो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहा मेटल सरफेस से, वो निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को बस ताकत दे रहा है कि भाई ऐसा है तुम मेरे पास चले आओ, फोटो करंट जितनी हो सकती है उतनी एक बार दिखा दो, फिर तुम जो होना हो जाना। बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखना, अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं फोटो करंट और यहां पर मैं लगा देता हूं वोल्टेज पोटेंशियल। तो स्टार्टिंग में बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच नहीं पा रहे थे तो जो फोटो करंट थी वो कम थी। ठीक है ना? फिर क्या हुआ, जैसे जैसे आपने पॉजिटिव पोटेंशियल इसका बढ़ाया, सारे इलेक्ट्रॉन्स ये अपनी तरफ खींचने लगा और एक टाइम बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं सारे जा रहे हैं, जितने निकल रहे हैं सारे जा रहे हैं। इसका मतलब है जो करंट है वो अपने मैक्सिमम को अचीव कर लेगा, उसके बाद करंट नहीं बढ़ने वाला। क्या बात समझ में आई? उसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। अब इसका उल्टा सोच लो, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा कि तुम इस प्लेट को निगेटिव कर दो, इस प्लेट को निगेटिव कर दो, इस प्लेट को निगेटिव कर दो। निगेटिव प्लेट क्या करेगा बेटा? जो बेचारे तेजी से आ रहे थे इलेक्ट्रॉन्स उनको भी धक्का मारना शुरू कर देगा। क्या बात समझ में आई? यानी कि ये अपने तक इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देना चाहते, लेकिन जो कुछ तो इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जिनको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो फिर भी चले गए। तो तुम क्या करोगे? इसके पोटेंशियल को और बढ़ाओगे कि आओ देखते हैं, तुम आकर दिखाओ मेरे पास। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो होगा क्या, एक ऐसी वैल्यू होगी उस निगेटिव पोटेंशियल की जिसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी जो डिटेक्टर उसको टच नहीं कर पा रहा है। तो बताओ करंट कितनी हो जाएगी? एमीटर कितना करंट दिखाएगा? 0। क्या समझ में आई बात? भाई जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पा रहा है तो करंट इमीडिएट क्या हो जाएगी? 0। ऐसा पोटेंशियल जब करंट 0 हो जाती है उसको कहते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आप पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ ले जाओ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा धीरे 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 धीरे। फिर एक टाइम आएगा जब वो सैचुरेशन पे चला जाएगा, यानी उसके बाद करंट नहीं बढ़ेगी। देखो मेरे पास जगह कम पड़ गई तो मैंने उस पे ही बना दिया, तुम लोग समझ लेना बेटा। ये जो लाइन जा रही है ये सैचुरेशन करंट हो गई, यानी कि जितने पार्टिकल्स निकल रहे थे वो सारे के सारे पहुंच गए कलेक्टर के पास, डिटेक्टर के पास। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच नहीं सकते क्योंकि जितने निकाले जा सकते थे उतने गए और करंट शो कर दी। इससे ज्यादा, इसके पहले क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि कुछ की काइनेटिक एनर्जी कम थी, वो जा नहीं पा रहे थे, इसलिए करंट कम थी। जैसे ही सारे जाने लगे, क्योंकि आपने पॉजिटिव पोटेंशियल लगा के उनको अपनी तरफ खींच लिया, कलेक्टर की तरफ खींच लिया, तो करंट जो है
आपको उसके बाद आप चाहे जितना पोटेंशियल बढ़ा दो, अगर यहां से 50 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे तो 50 ही पहुंच पाएंगे ना, तो करंट हो गई है उसके बाद फिक्स्ड। इज माय पॉइंट क्लियर? Yes, sir. तो यहां पर आप ये हेडिंग डाल देना बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको आप कॉपी कर लो, मैंने वैसे कोशिश की कि लगभग पूरा फिनिश कर दें, बट जो ये डिस्कशन है, एक्सपेरिमेंटल वाला जो डिस्कशन है, वो अभी इसमें बाकी है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो फिनिश हो गया है, तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा बेटा, कौन कौन सी क्वेश्चंस आप बुकलेट से कर सकते हो वो आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? Yes, sir. हाँ, इसको कॉपी करो, डिस्कशन यहीं से शुरू करेंगे। हो सकता है ये थोड़ा आपको कम भी समझ में आया हो, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका पॉइंट वाइज एनालिसिस करके और लिखा भी दूंगा आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, और वैल्यू भी निकालना सिखाऊंगा, बिकॉज जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो उसको कन्वर्ट कर देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल में, क्योंकि आपको जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, वो बेसिकली जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाता है तो ही करंट जीरो होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से डिस्कशन शुरू करेंगे। अभी केवल एक आइडिया आपको दे दिया है मैंने कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसा कुछ होता है, सैचुरेशन करंट जैसी कोई चीज होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह भी लिखा दूंगा, ठीक है? Yes, sir. चलो अभी आप ये कॉपी करके फिर रेस्ट करो, ठीक है? Yes, sir.